ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, या फिर बोल सकते हैं कि इसमें हम लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ भी देखेंगे। तो सबसे पहले ओहमिक कंडक्टर्स की बात करते हैं। ओहमिक कंडक्टर्स की बात करते हैं। तो ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? वो कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, ठीक है, या फिर जिन कंडक्टर में V प्रोपोर्शनल टू I होता है उनको क्या बोलते हैं? ओहमिक कंडक्टर्स। अब ये जो V प्रोपोर्शनल टू I है वो मेटल कंडक्टर्स की अगर बात की जाए, मेटल कंडक्टर्स की, तो लो टेम्परेचर तक मेटल कंडक्टर्स, लो टेम्परेचर मतलब कि कम टेम्परेचर तक ही मेटल कंडक्टर्स ओहमिक कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I रहता है उसमें, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ता क्यों है? करंट फ्लो हो रहा है, तो एक टाइम के बाद करंट कॉजेज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होगा कि नहीं? तो जैसे जैसे बहुत देर तक करंट फ्लो होता रहेगा तो क्या बढ़ता रहेगा? टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। यदि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, मेटल कंडक्टर्स में, तो उसका टेम्परेचर रेज करेगा। टेम्परेचर जैसे ही रेज होता है एक अप टू ए सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट के बाद, अब हर कंडक्टर का अलग अलग होगा, जब हाई टेम्परेचर आ जाता है या फिर कंसिडरेबल हाई टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो क्या होता है? मेटल कंडक्टर्स में V प्रोपोर्शनल टू I नहीं रह जाता है, ठीक है। यानी लो टेम्परेचर पे मेटल कंडक्टर्स ओहमिक कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। दैट मीन्स उनमें V प्रोपोर्शनल टू I रहता है, या फिर समझ गया ना, ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अच्छा, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं तो ओम्स लॉ के लिए ग्राफ भी बनता है। तो ग्राफ V और I के बीच में अगर ड्रॉ किया जाए तो कैसा बनता है? ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन। और वो कहाँ से पास होती है? ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। ये ओहमिक कंडक्टर की पहचान है। उनका ग्राफ कैसे बनेगा? इस टाइप से बनेगा। तो मेटल कंडक्टर्स का भी ऐसा ही ग्राफ बनता है। कब तक बनेगा? लो टेम्परेचर तक। हाई टेम्परेचर में उनमें कुछ वेरिएशन आता है, वो आगे चल के पढ़ाएंगे हम। इतना समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4, जिसमें कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज हुए होते हैं। तो उनके बीच में अगर V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वो भी स्ट्रेट लाइन ही बनती है, यानी वो भी ओहमिक कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। कहने का मतलब ऑल द मेटल कंडक्टर्स एट लो टेम्परेचर और सम इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, जिसमें Cu इलेक्ट्रोड पड़ा होता है या फिर कॉपर का इलेक्ट्रोड पड़ा होता है, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? ओहमिक कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। इसमें ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं वो। और उसमें ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। नॉन ओमिक में इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, या फिर स्ट्रेट लाइन बनेगी तो कुछ चेंजेस आएंगे उसमें, ठीक है ना। यस सर। चलो नोट डाउन करिए। इसमें लिखिए ओमिक कंडक्टर्स में लिखिए द कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ, द कंडक्टर्स विच obeys ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स, आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। लाइन चेंज करिए, पॉइंट वाइज लिखिए। द VI ग्राफ, द VI ग्राफ, VI का मतलब पोटेंशियल एंड करंट, potential difference and current. The VI graph for ohmic conductors is a straight line passing through the origin. देखो इन दोनों के बीच में जो अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ, VI ग्राफ ड्रॉ करूँ ओहमिक कंडक्टर्स का, तो कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन होती है और ओरिजिन से पास हो रही होती है वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये पहचान होती है उनकी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए द मेटल कंडक्टर फॉर स्मॉल करेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मेटल कंडक्टर, मेटल कंडक्टर फॉर स्मॉल करेंट्स। स्मॉल करेंट्स का मतलब जहाँ जब भाई स्मॉल करंट फ्लो हो रहा होगा तो टेम्परेचर कंडक्टर का क्या रहेगा? लो रहेगा, ठीक है ना। फॉर स्मॉल करेंट्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट लाइक, एंड द इलेक्ट्रोलाइट लाइक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन with copper electrodes, copper sulfate solution for sorry with copper electrodes are ohmic conductors, are ohmic conductors.
आर ओमिक कंडक्टर्स। तो यहाँ पे लिख लेना, ये ग्राफ किसका है, मेटेलिक कंडक्टर्स का, वी आई ग्राफ ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स। यहाँ पे प्योर मेटल लिख देना, प्योर मेटल का ग्राफ है। और ये किसका है, CuSO4 का ग्राफ है, वी आई ग्राफ ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों लिख लो, विद Cu इलेक्ट्रोड लिखना चाहो लिख लो, विद Cu इलेक्ट्रोड। कहने का मतलब ओमिक कंडक्टर्स में क्या होते हैं, वो मेटेलिक कंडक्टर्स आते हैं, अगर उनमें करंट, कोई जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, अगर उनमें करंट की वैल्यू क्या हो, लो हो, यानी कम करंट बह रहा हो, तो वो ओमिक या फिर ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। जैसे करंट की वैल्यू सर्टेन लिमिट से एक्सीड होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाती है, तब वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। तो ये बात तो हमने ओम्स लॉ के उसमें भी पढ़ी है, स्टेटमेंट में, व्हेन द फिजिकल कंडीशन आर केप्ट कांस्टेंट, यानी कि अगर प्रेशर, टेम्परेचर ये सब कांस्टेंट रखा जाए तो V प्रोपोर्शनल टू, या फिर आई जो ये वाला V प्रोपोर्शनल टू I होता है। लेकिन क्या हो, जब लार्ज करंट फ्लो होगा तो ओम्स लॉ कहाँ फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट, वो कहते हैं हीट भी डेवलप होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं? चलिए अब हेडिंग डालिए, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक वो होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो ना करें। लिखिए, द कंडक्टर्स, लिखिए, द कंडक्टर्स which do not obey Ohm's law, the conductors which do not obey Ohm's law are called non-ohmic conductors। तो जब नॉन ओमिक कंडक्टर्स होंगे तो उसके लिए वी आई ग्राफ जो बनेगा उस कई टाइप का बन सकता है, कोई एक टाइप का नहीं बनेगा, कई टाइप का वी आई का ग्राफ बन सकता है। जैसे हमने ओमिक कंडक्टर की बात करूँ तो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ही बनती है जो कि जो आपके ओरिजिन से पास हो रही हो। भैया ओमिक सर्किट के लिए या फिर ओमिक आपका जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए कैसा ग्राफ बनता है, हमेशा ऐसा ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास हो रही होगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो वी आई ग्राफ कई तरीके का बन सकता है। पहला एग्जाम्पल कि स्ट्रेट लाइन हो सकती है, लेकिन क्या हो, वो ओरिजिन से ना पास हो, कुछ ऐसे बन जाए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हो सकती है वी आई ग्राफ के बीच में, लेकिन क्या हो, ओरिजिन से पास नहीं होगी। या फिर जो वी आई कर्व बने, जो वी आई कर्व बने, जैसे खासकर सेमी कंडक्टर्स में पाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, कर्व रूप में पाएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कर्व होगा कुछ ऐसे, ठीक है, कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन ना होकर कर्व हो जाएगा, यानी नॉन लीनियर ग्राफ बन जाए, ठीक है। या फिर कैसा भी बन सकता है, ठीक है, कोई एक यूनिक आपका कहते हैं ग्राफ नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा तो ओरिजिन से पास नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन ओमिक एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स। सबसे पहले तो एग्जाम्पल यही हो गया कि अगर मेटेलिक कंडक्टर्स में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा हो तब वो किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, नॉन ओमिक की तरह, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू when large amount of current is passed through metallic conductor it gets heated up। भाई जब ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हीट करेगा, वो हीट हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, इट गेट्स हीटेड अप एंड इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। thus vi graph gets non-linear, thus vi graph gets non-linear, non-linear that means conductor become the conductor becomes non-ohmic at higher currents। तो दैट मीन्स की बात करो दीजिए। That means conductor becomes non-ohmic at higher currents as shown in figure। Conductor becomes non-ohmic at higher currents as shown in figure। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ। ये ग्राफ किसके लिए है,
मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए है, जो कि जिनमें ज़्यादा धीरे धीरे करंट इंक्रीज कर रहा है या फिर हाई करंट में क्या बिहेवियर दिखा रहे हैं वो, उसके लिए ग्राफ है ये। तो वी आई ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ। तो शुरुआत में जब करंट धीरे धीरे ग्रो करेगा तो धीरे धीरे लीनियर ही रहेगा, लेकिन क्या होगा एक सर्टेन लिमिट के बाद क्या होगा, करंट जब देखो करंट जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो स्ट्रेट लाइन रहेगी, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद करंट जब एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अब लेकिन हमने ओम्स लॉ में क्या देखा है, V इज इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज कॉन्स्टेंट। भाई जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जितनी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहती है, तो रेजिस्टेंस क्या रहता है कंडक्टर का, कांस्टेंट रहता है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है करंट बढ़ाने पे। तो करंट बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टर्स में, वैसे वैसे क्या बढ़ती है, रेसिस्टिविटी बढ़ती है, और वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ गया यानी कांस्टेंट नहीं रहा वो। अब कांस्टेंट नहीं रहा, यही सबसे बड़ा वही है ओम्स लॉ का वायलेशन है कि भाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जब फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। तो यानी कि अब क्या होगा, लीनियर नेचर नहीं रहा, अब कुछ ऐसा बेंड कर जाएगा ग्राफ। अगर मैं वी आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करूँ तो क्या होगा, हल्का सा बेंड कर जाएगा, यानी कि वो स्ट्रेट नहीं रहा। तो यही इसका क्या है, नॉन ओमिक बिहेवियर है। जब तक कम करंट फ्लो हो रहा था तब तक तो वो आपका ओमिक बिहेवियर था उसका। जैसे ही करंट एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ने की जब रेजिस्टेंस बढ़ा तो कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट वाली जो ओम्स लॉ में जो अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट था कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, वो नहीं रहा, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो उसके बाद वो कैसा बिहेव करने लगेगा, नॉन ओमिक। देखो हल्का सा कर्व हो गया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। यस सर। एग्जाम्पल होता है भाई, हाँ सेकंड एग्जाम्पल होता है वाटर वोल्टामीटर। वाटर वोल्टामीटर, ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें। तो किसी को पता है वाटर वोल्टामीटर के बारे में, केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हो, नहीं केमिस्ट्री में भी नहीं होगा तुम्हारे में, पढ़ा है किसी ने वाटर वोल्टामीटर। तो देखो एक ये एपरेटस होता है जिससे कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, आयंस को सेपरेट करना। जैसे वाटर में H2O में क्या होता है भाई, H प्लस और O2 निगेटिव, और O2, ठीक है ना, मतलब H प्लस और ऑक्सीजन आयंस को सेपरेट करा जाता है एक एपरेटस के थ्रू, जिसका नाम होता है वाटर वोल्टामीटर। मीटर एक एपरेटर, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, उसमें एक्चुअल में होता क्या है, कुछ 3 सिलेंडर होते हैं, 3 ट्यूब टाइप की होती हैं जो कॉमन एक उससे इस तरीके से होती हैं, बता दे रहा हूँ अच्छा हिंट के तरीके से। इसमें से वाटर डाला जाता है, और यहाँ पे प्लेटिनम की 2 वो होती हैं, कहते हैं इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और उनको कनेक्ट कर दिया जाता है एक बैटरी से, प्लस और निगेटिव, ठीक है। और जैसे पानी के साथ थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत थोड़ा सा मिला दिया जाता है, जिससे कि आयनाइजेशन हो सके प्रॉपर्ली। ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स हो गए। अब करंट धीरे धीरे फ्लो करेगा, ग्रो अप करेगा, और धीरे धीरे एनोड पे क्या इकट्ठा होता जाएगा, एनोड पे ऑक्सीजन के वो कहते हैं आयन से इकट्ठा होते जाएंगे, और कैथोड पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के आयन इकट्ठा होते जाएंगे। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया कि नहीं हो गया, पानी को तोड़ दिया भाई उसने आयंस के उसमें। तो पूरा ये अरेंजमेंट कुछ होता है, सेंटर वाली से डाला जाता है पानी, और साथ साथ थोड़ा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर ये प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, और उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। क्लियर है बात। तो एनोड पे क्या बनती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आयंस आ जाते हैं, और कैथोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन के आयन, ठीक है। इस तरीके से वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वाटर वोल्टामीटर का यूज़ किया जाता है। अब क्या होता है इस केस के, इस पर्टिकुलर उसके लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो कुछ ऐसा बनता है। कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन क्या होता है, ये इतना पोर्शन, इसको V0 बोलते हैं, इसको V बोल देते हैं। यहाँ पे देखो V का ग्राफ इधर मैंने बना दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, V और I बना सकते हो। ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, अब देखो आयंस जो होते हैं एनोड और कैथोड पे इकट्ठा हुए हैं कि नहीं, तो उनका भी एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कि नहीं। तो जो बैटरी को कुछ, जब तक V यानी कि बैटरी का पोटेंशियल, जो हमने बैटरी अभी लगाई थी उसका पोटेंशियल, इसको बोलते हैं बैक EMF। इसको क्या बोलते हैं, V0 क्या है, बैक EMF। तो पहले धीरे 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 क्या करेगी, बैटरी अपना करंट इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। जब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैक EMF से बड़ा हो जाएगा तब करंट फ्लो होना शुरू करता है। कहने का मतलब इतना पोर्शन खाली रहता है, यानी कि ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन तो बनता है VI ग्राफ, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं होता है। आपको तरीके से याद रखना कि आयंस जो होते हैं कैथोड और एनोड पे इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक बैक EMF का मतलब
कि ऑलरेडी ईएमएफ, मतलब कि बैटरी के अलावा भी एक ईएमएफ ऑलरेडी मौजूद है। इसकी डायरेक्शन क्या है, जो कि वो बैक ईएमएफ किसको अपोज कर रहा है, बैटरी के ईएमएफ को अपोज करता है। और बैटरी के ईएमएफ को अपोज करता है तो बैटरी का जब पोटेंशियल डिफरेंस जब इंक्रीज करेगा, बैक ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, तभी करंट तो फ्लो होना शुरू होगा। उससे पहले कैसे करंट फ्लो होने लगेगा? कोई चीज़ तुम्हें अपोज कर रही है तो तुम्हारी जब एनर्जी उससे ज़्यादा होगी तभी तो तुम उसको धक्का देके आगे मूव कर पाओगे। तो कहने का ये मतलब है जब वी की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है वी नॉट के, वी क्या है, जो एक्सटर्नल बैटरी लगी हुई है, वी नॉट क्या है, जो एनोड और कैथोड पे जो आयंस इकट्ठा हुए हैं उनकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब वी की वैल्यू बड़ी हो जाती है वी नॉट से या फिर बैक ईएमएफ से, तो करंट ग्रो होना शुरू करता है, उससे पहले नहीं ग्रो करता है। इतनी बात समझ, जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन ओमिक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। लिख लो इसमें, अच्छा, इट इज़ एपरेटस, ठीक है, इट इज़ एपरेटस फॉर इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर। हियर अ बैक ईएमएफ, हियर अ बैक ईएमएफ is set up due to the liberation of hydrogen at anode, sorry, hydrogen at cathode and oxygen at anode. नो, इसका लिखिए, नो करंट फ्लोज थ्रू वोल्टामीटर, नो करंट फ्लोज थ्रू वोल्टामीटर until applied potential difference, until applied potential difference exceeds the back EMF, exceeds the back EMF। तो ये वी आई ग्राफ बना लो। Please repeat the last sentence. अभी बता रहा हूँ। जंक्शन डायोड, देखो पीएन जंक्शन डायोड वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे तब इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगा, तो ये सीधे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम दूसरे तरीके से पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, ये सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। तो उसका जो ग्राफ बनता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इसको बोलते हैं, तो वो जो बनती है कुछ ऐसे बनती है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ये आई पॉजिटिव है, ये आई निगेटिव है, ये वी निगेटिव है, तो कुछ ऐसे बनती है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। ये मैंने इसलिए बस बता रहा हूँ ये कि आप ग्राफ को देखो ध्यान से, ये कैसा लीनियर है, कहीं नहीं है, इधर लीनियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझना क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ऐसे ग्राफ बना, वो आगे जब चैप्टर लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बता रहा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि जो ओम्स लॉ फॉलो करता है, कंडक्टर करते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, जब करंट की वैल्यू लो रहती है, बाकी सेमीकंडक्टर्स, थायरिस्टर्स एक होते हैं वो भी, या भी सेमीकंडक्टर्स हुए, और तुम्हारे और भी कई मैंने जैसे वाटर वोल्टामीटर हुआ, इनमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, यानी कि ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। रेजिस्टेंसेस, तो पहली बात करते हैं सीरीज़ की। सीरीज़ का मतलब एंड टू एंड कनेक्शन। तो मान लेते हैं तीन रेजिस्टेंसेस हैं, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। इसको मैंने किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस था V। पहले रेजिस्टेंस का R1 है, R2 है और R3, ये तीन रेजिस्टेंसेस हैं, ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। अब बताओ मुझे, अब इससे मान लेते हैं I करंट फ्लो हो रहा है, तो R1, R2, R3 में करंट की वैल्यू क्या होगी बताओ? सर आई रहेगी, आई रहेगी। सीरीज़ में करंट सेम रहता है, कैपेसिटर में सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है, क्या चीज़ चेंज हो जाएगी भाई? सर वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसके क्रॉस R1 के क्रॉस V1 सपोज है, R2 के क्रॉस कितना है, V2 है, और R3 के क्रॉस सपोज V3 है। तो V जो कैपिटल V होगा वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि चार्ज तो सेम है, सॉरी करंट तो सेम है सब में। तो V की अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करूँ, सपोज R इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दीज थ्री रेजिस्टेंसेज दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई आर, बिकॉज इस V वाले बैटरी से इस जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, उससे करंट कितना निकल रहा है, I, तो I इज द करंट, सॉरी I इंटू आर, और R क्या है, ये करंट किस में जा रहा है, टोटल इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो R है सपोज, तो I इंटू आर हो जाएगा। ये V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR1, इसकी क्या हो जाएगी, IR2 प्लस IR3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? I सब में सेम है, R1, R2, R3 सब चेंज हो गया, ठीक है। I कॉमन लेके R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये सिंपल सा कॉम्बिनेशन आपने पढ़ चुके ऑलरेडी। सेकेंड इज पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगा, सपोज तीन रेजिस्टेंसेज हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, कुछ ऐसे। पैरेलल में क्या होता है, एक एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड होता है, मतलब जो फर्स्ट वाले एंड से वो फर्स्ट वाले एंड से ही कनेक्टेड होंगे, और सेकंड वाले एंड एक साथ कनेक्टेड होंगे, और वो आपस में किससे कनेक्ट होंगे, एक बैटरी से, पॉजिटिव निगेटिव बैटरी टर्मिनल।
तो सपोज दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो करंट अगर V से निकलेगा तो बट जाएगा वो I1, I2 एंड दिस इज I3। और पोटेंशियल डिफरेंस सभी रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। देखिए भाई I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगी ना। Yes, sir. तो यहाँ से अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊँ, ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाऊँ, तो ओम्स लॉ के फॉर्मूला से क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R, वेयर R इज द इस पूरी कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, I3 की V अपॉन R3। सो V कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, नोट डाउन करो। वायर है, इसका रेजिस्टेंस 4R है और उसको सर्किल की फॉर्म में बेंड कर दिया गया है। एक वायर है, सर्किल की फॉर्म में उसको बेंड कर दिया गया है और कुछ इस तरीके से उसको अरेंज कर दिया गया है। ये 2R है, ये भी 2R है, फिगर दे रखा है उसने। हालांकि कहने का मतलब है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन की, ये वायर्स हैं, उस पर सर्कल वाला वायर, अगर ये डॉटेड डॉटेड लाइन खींचूँ तो ऊपर एक आधा पोर्शन यानी कि आधा जो सर्कमफेरेंस है वायर का वो इस वाले पोर्शन में है और आधा पोर्शन इस वाले पोर्शन में है। इस वजह से ही इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस और यानी कि जो 4R था वो आधे आधे टुकड़ों में बट गया। यानी कि अब कितना हुआ, 2R हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो ए बी, कहने का मतलब ये 2R और 2R क्या है, पैरेलल है। इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी मैं सर्किट को ड्रॉ कर सकता हूँ। ये 2R है, ये 2R है। अब बड़ा सिंपल हो गया यार, 2R आपके क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए 1 अपॉन R डैश सपोज मान लेते हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 2R। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन R डैश की वैल्यू होगी 2R, कॉमन ले लिया और 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2R यानी 1 अपॉन R, यानी R डैश की वैल्यू क्या होगी, R के बराबर। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, R। ये वाला क्वेश्चन करिए। तो सर्किट कहाँ गया भाई, हाँ, तो कुछ ऐसा सर्किट है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड कुछ ट्रायंगल की फॉर्म में रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। तो ये 2 वोल्ट है, करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से निकलता है करंट, नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है, करंट हाई से लो फ्लो होता है, ये बात याद रखना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव टर्मिनल का हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव टर्मिनल का लो पोटेंशियल होता है। ये मैं बातें बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि किरचॉफ लॉ में इसका बड़ा यूज़ होगा, और किरचॉफ लॉ आने में ज़्यादा देर रह नहीं गई है, इसलिए बता रहा हूँ। ये रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, सब 30 ओम के हैं। देखो पैरेलल जो पहले सब यही पता करना सीख लो पहले कि सीरीज़ पैरेलल होता क्या है। तो देखो ये करंट आई आ रहा है, यहाँ पे देखो ये क्या बोलते हैं, इसको जंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखो करंट बढ़ा 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 वायर से बढ़ा, अब उसके पास क्या है, 2 ब्रांचेस हो गई, एक ये गई है, एक ये गई है ना। तो करंट इस वाली ब्रांच में कुछ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस लाइन। यहाँ पे इस वाली लाइन में कितना या फिर इसके आगे कितना रेजिस्टेंस है, उसके बेसिस पे करंट उसमें जाएगा। तो मान लेते हैं इस वाले सर्किट में या फिर इस वाली लाइन पे गया I1 करंट और इस वाली लाइन पे गया I2 करंट। ठीक है, तो ये I1 करंट इधर फ्लो होगा, इधर, यानी कि I की वैल्यू क्या भैया, I1 प्लस I2 है। तो I की वैल्यू गई I1 इधर, I2 इधर, यानी कि I की वैल्यू I1 प्लस I2 है। अब देखो I1 करंट ऐसे गया, अब यहाँ पे ब्रांच तो हुई नहीं है, मुड़ गया है, तार तो मुड़ने से क्या मतलब है, ब्रांच तो नहीं हुई ना, यहाँ से गया करंट। अब ऐसा तो नहीं उसके 3-4 रास्ते हैं उसके पास जाने के लिए कि यहाँ से गया हो, यहाँ से गया हो, नहीं, ये करंट जाएगा इधर, मुड़ जाएगा भैया, रोड आई मुड़ गए, क्या दिक्कत है, 2-3 डाइवर्जन तो है नहीं। तो यहाँ से करंट आएगा, इस पर जाएगा। कहने का मतलब 30 ओम पे, इस वाले 30 ओम पे और इस वाले 30 ओम पे सेम करंट जा रहा है, यानी कि ये दोनों किस पे हो गए, सीरीज़ पे हो गए, सीरीज़ में हो गए। ठीक है ना, हाँ कि ना भाई, Yes, sir. यानी कि ये दोनों 30 ओम के सीरीज़ में हो गए। और इस वाले देखो, इस वाले रेजिस्टेंस पे क्या चला गया, I2 करंट जा रहा है, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है वो इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन होगा उससे क्या होगा, ये पैरेलल में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों जो सीरीज़ में उनको इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो 30-30 जोड़ के कितना हो गया, 60, इन दोनों को जोड़ के कितना हो गया, 30 + 30 60 ओम का इन दोनों का रेजिस्टेंस हो गया। अब इन दोनों का जो कंबाइंड है उस पर करंट कितना जा रहा होगा, I1 ही जा रहा होगा, क्योंकि सीरीज़ में सेम करंट जाता है। 30 वाले पे भी I1 जा रहा है, इस वाले पे भी I1 जा रहा है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन में भी क्या जाएगा, I1 ही करंट फ्लो होगा, इस बात को समझो। ठीक है, अब ये 60 ओम इस वाले 30 ओम के क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा कि नहीं होगा, बिकॉज नेक्स्ट वाले 30 ओम पे कितना जा रहा है, I2 करंट जा रहा है, दैट मीन्स 30 ओम एंड 60 ओम आर इन पैरेलल।
तो पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला बहुत अच्छा सा है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। सपोज ये r1 है एंड दिस इज r2, तो 1/r1 की वैल्यू 60 हो गई और 1/r2 की वैल्यू 1/30 हो गई। तो 1/r इसको यार सॉल्व कर लो यार, तो सिंपल सा 60 मल्टीप्लाई बाय 30 कर सकते हो, ऊपर 60 प्लस 30 कर सकते हो, ये भी एक तरीका होता है। तो ये अगर एलसीएम लेके तुम्हें बुरा लगता हो, ये भी एक तरीका होता है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 90/60 मल्टीप्लाई बाय 30, 0 0 1 3 20, तो 1/r की वैल्यू क्या हो गई, 1/20। देखो सिंपल सा एक तरीका होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर्स को, ऊपर दोनों का एडिशन कर दो, वो भी एक तरीका है, ठीक है। हालांकि ये तब करना जब 1 1 हो, अगर 1 1 ना हो तो अपना सिंपल सा एलसीएम लेके कर सकते हो। इतना समझ में आया कि नहीं। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 ओम। इस पूरे सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 ओम। और इस 20 ओम पे करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, देखो ध्यान से, 60 ओम पे I1 था और 30 ओम पे क्या था, I2। अब इन दोनों का जो मैंने कंबाइंड निकाला है वो क्या आ गया, 20 ओम आया। 20 ओम पे कितना करंट जाएगा, I करंट जाएगा, यानी कि I1 प्लस I2 जाएगा, I1 प्लस I2, क्योंकि तो पैरेलल में थे ना, ये 60 ओम 30 ओम तो पैरेलल में था। तो क्या होगा, इन दोनों का कंबाइंड जो करंट होगा I1 प्लस I2 वो इस 20 ओम पे फ्लो हो रहा होगा। हमसे पूछा क्या गया अभी ये क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है करंट पूछा गया है। तो करंट की वैल्यू क्या होती है, V/R। तो V की वैल्यू कितनी है, 2, और R की वैल्यू कितनी है, 20, तो आ गया 1/10, यानी कि 0.1 एम्पियर इज द आंसर। ठीक है।